तो मैं क्या बोल रहा था कि आप लोगों को रिवीजन अपना पूरा रखना है ताकि क्रैश कोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाओ, और वो तभी कर पाओगे जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि भाई एनर्जी इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा होता है ना, और आप बोल रहे हो सर डाउट है, एच सी अपॉन लेमडा क्या होता है पता नहीं, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? आपकी थ्योरी पोर्शन आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, है ना। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्वेश्चंस कर पाएंगे केवल फिर प्रैक्टिस के लिए। चलो भाई, मॉडर्न फिजिक्स को कंप्लीट करते हैं। एक दो लेक्चर्स और लगेंगे एंड वी विल बी कंप्लीटिंग दिस वेरी बिग चैप्टर, जिसको कि अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। अगर आप लोग अनम्यूट करके जवाब नहीं दे पा रहे हो या देना नहीं चाहते हो तो एटलीस्ट थम्स अप या थम्स डाउन कर दिया करो, ठीक है। मुझे बस ये पता चल जाए ना कि आप लोग क्लास में हो, आपको मेरी आवाज आ रही नहीं आ रही है। बात समझ में आ रही है सबको? Yes, Yes, sir. sir. एटलीस्ट डू दैट, है ना। एटलीस्ट डू दैट। वैसे तो अगर अनम्यूट करके बोलोगे तो सही रहेगा, क्लास थोड़ा जल्दी जल्दी प्रोसेस हो सकती है आगे। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। बताना आप लोगों को विजिबल है या नहीं है। Visual. दिख रहा है भाई सभी को? Yes, sir. Yes, sir. कूल। सो वी विल बिगिन विद द क्वेश्चन। हमने लास्ट टाइम एटॉमिक फिजिक्स या स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो भी बोल लो आप, उसका रिवीजन कर लिया था, है ना। फर्स्ट पार्ट हमारा, Yes, sir. लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। फर्स्ट पार्ट था हमारा एटॉमिक फिजिक्स, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स बोल लो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। ये हमारा डन हो चुका है। तो इसके जितने भी फॉर्मूले थे वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमको पढ़ना है अभी ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, और हमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और ठीक है, इसके अलावा अगर टाइम मिला तो एक्सरे और रेडियो एक्टिविटी देख लेंगे इसमें। टाइम मिला तो, मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं मिल पाएगा टाइम क्योंकि अब टाइम बचा नहीं ज़्यादा, तो इसको हम देख लेंगे, कर पाएंगे तो ही करेंगे, वरना क्योंकि एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स, इसको भी मैं इसमें ही कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स को एक ही यूनिट, मतलब एक ही इसमें यूनिट में लेके चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा टारगेट रहेगा कंप्लीट करने का। तो ट्राई करते हैं कि न्यूक्लियर फिजिक्स के अलावा जितना भी पोर्शन है वो आज कंप्लीट हो जाए। चलें, चालू करें। Yes, sir. थोड़ा बहुत अपनी मेमोरी पे जोर डालो, और जो भी फॉर्मूला वगैरह आता है आपको, इस क्वेश्चन को पढ़ो और सॉल्व करो, ठीक है। एक बार तुम लोग ट्राई करो फिर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन तो विजिबल है ना? सब लोगों को Yes. क्वेश्चन विजिबल है ना? हम्म। Yes, sir. Visible है. ओके, चैट में आंसर करेंगे सब लोग, जिसका भी आ जाएगा। करो, ट्राई करो। हाइड्रोजन एटम का मतलब Z इक्वल टू 1 होता ही है। Yes, sir. ये आई होप आप सब लोगों को पता होगा, Z इक्वल टू 1, है ना। रेडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है तो ये भी क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या यूज होने वाला है इसमें। द फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज ऑफ द एमिटेड रेडिएशन विल बी व्हाट?
डी और सी, डी सी डी। दोनों मुस्कान का तो सेम आंसर आया है, दोनों ने लगता है सेम गलती करी है। ऐसा होता है क्या? नेम सेम होने से गलतियां भी सेम हो जाती हैं? नाइस। नो सर। No, sir. अरे नो सर क्या बोल रहे हो, मजाक कर रहा हूँ। आंसर सही निकालो, नो सर। कुछ तो गलती करी तुम लोगों ने। करें, डिस्कस करें। Yes, sir. बाकी तो मुझे लग नहीं रहा किसी को इंटरेस्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने में। डिस्कस भी तो नहीं लिखते हो तुम लोग। हाँ, आयुष, अंशिका, दीप्ति, रानी, साक्षी, पीयूष, ऋषभ, सना, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। सबके एक एक करके नाम थोड़ी लूंगा मैं हर बार। चैट में लिख दिया करो यार, डिस्कस तुम्हें नहीं आता है सवाल तो। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला होता है रेडबर्ग्स फॉर्मूला? 1 by lambda is equals to r into 1 by n1 का square minus 1 by n2 का square. आर जेड स्क्वायर, आर जेड स्क्वायर Yes, नहीं, sir. 1 by n1. Yes, sir. 1/। n1 का square minus 1 by n2 का square. यही होता है क्या बच्चों? Yes, sir. आर यू इन एग्रीमेंट विद दिस? Yes, sir. Yes. ओके, सो सिंस वी नीड टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो लैम्डा निकाल के क्या करूंगा मैं? लैम्डा निकालने से क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी निकालनी है मुझे तो। Sir, nu is equals to c by lambda. तो lambda की हम्म, वैल्यू पुट कर दी. बहुत बढ़िया। जो फ्रीक्वेंसी होती है आपकी, इसको अलग कलर से लिख देते हैं, वो होती है एफ इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा, राइट? फ्रीक्वेंसी Yes. सी क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, Yes, sir. Yes. है ना? तो यहां से निकल जाएगा ना रिलेशन, अगर 1 अपॉन लैम्डा की वैल्यू निकल गई तो। चलो निकालते हैं यार फिर। आर की वैल्यू तो दे रखी है 10⁻7, यही होती है वैसे भी, हमें पता ही है। जेड की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। एंड व्हाट विल दिस बिकम? 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। Yes, sir. ऐसे क्यों लिखा मैंने ऐसा? क्योंकि ये फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट गया है, राइट? फोर्थ ऑर्बिट से जंप करके कहाँ गया ये? सेकंड ऑर्बिट, Second one. है ना? तो n इक्वल्स, ये n1 हो जाएगा, ये n2 हो जाएगा तुम्हारा, है ना? फोर्थ से सेकंड जा रहा है, तो n की जगह 2 और 4 रख दो। बहुत इजी है। कितना आंसर आ रहा है भाई इसको सॉल्व करके? 1/λ का सॉल्यूशन। हाँ जी, 3 into 10 raised to power 7 by 16. बहुत बढ़िया। 3 × 10⁻7/16, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ 1/λ। अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट रखो ना यार, 1/λ की रख दो पूरी वैल्यू, ना? यू कैन यूज दिस वैल्यू कंप्लीटली। तो f इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? c मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻7/16। इज दैट राइट? Yes, sir. तो बेसिकली दिस इज 3 × 10⁸ होता है हमारा स्पीड ऑफ लाइट, तो इट इज गेटिंग मल्टीप्लाइड विद दिस क्वांटिटी, विद दिस नंबर। तो सॉल्व कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। 9/16 बन जाएगा ये, आई गेस। ये 3 और 3 मिलके 9 बन जाएगा ना? नाइन Yes, sir. अपॉन है ना? और 10 की पावर को तो हम ऐड कर सकते हैं, 10⁻15 बन जाएगा, इंटू 10⁻15। तो कौन सा ऑप्शन सही है? C option. सी ऑप्शन। अब बताओ यार, क्या इजी क्वेश्चन था? तो क्वेश्चन ही नहीं था मैं तो कहता हूँ, मतलब क्वेश्चन तो था पर इजी था, है ना? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो कैलकुलेशंस में भी दिक्कत हो जाती है कभी कभी। ट्राई करो कि प्रैक्टिस जब करो ना क्लास में, तो कैलकुलेशन गलत नहीं हो आपकी, एक बार क्रॉस चेक कर लिया करो। ठीक है, मुस्कान आ गया ना? दोनों को आ गया ना? आगे चले। सर मेरा 1/λ ना। 1/λ कुछ और आ रहा था? ये सर 6/8 आ रहा था समथिंग। तो अभी अभी क्लियर हुआ या सॉल्व करके बताऊं? सर एक बार बता दीजिए। देखो, बिंदास पूछा करो यार, इतना घबराओ। तुम कितने टाइम से पढ़ रहे हो? मुझे अब तो कंफर्टेबल हो जाओ। कभी मैंने मना किया है क्या तुम लोगों को?
1/2 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर सॉल्व करना है बेसिकली आप लोगों को, ठीक है। सो व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम, नीचे आ जाएगा आपका 1/4 सर आ गया। माइनस 1/16। अब कर लेने दो अब कर लेते सर हैं, आ बाकी गया। बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो 16/4 हो गया 4, माइनस 16/16 हो गया 1, तो ये कितना बनेगा, 3/16 ही तो बनेगा, है ना। चले आगे चले, यस सर। करो अगला सवाल करो। इसमें कैलकुलेशन नहीं है इतनी ज्यादा, हो जाएगा इजीली। और चैट में आंसर करना है इस बार बाकी लोग भी। बी ऑप्शन आ रहा है सबका, यस सर। बढ़िया, वेरी गुड। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस, मतलब आपको थोड़ा हिंट तो हो गया है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, चलो बहुत ही बढ़िया बात है। वैसे क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है ना। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप लोगों को फॉर्मूले में कैसे, मतलब फॉर्मूले का यूज कैसे करना है ना। फॉर्मूला तो क्योंकि आप लोगों को अधिकतर पता होगा, जैसे इस केस में ये बोल रहा है कि रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन सेकंड स्टेशनरी ऑर्बिट इन बोर्स एटम इज आर, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है। और द रेडियस ऑफ द थर्ड ऑर्बिट विल बी व्हाट, ये पूछ रहा है। तो हमको ये पता है कि अगर किसी n नंबर ऑफ ऑर्बिट का निकालना होता है रेडियस, तो उसका फॉर्मूला होता है कुछ। अब यस सर। फॉर्मूला नहीं याद होगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा तुमको, आई एम वेरी श्योर, है ना, याद है क्योंकि सर। याद क्या है होता सर। है बताओ। 0.529 into n square by z in Armstrong। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अगर ये फॉर्मूला याद कर लिया जो शॉर्ट फॉर्म बताया था, तो बहुत ही बढ़िया। वैसे इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, n² h² एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय πm e², ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ भी काम का नहीं है, इसमें जो काम की चीज है ना वो मैंने बता दी थी तुम लोगों को, क्या है वो, कि जो रेडियस है nth ऑर्बिट का वो डिपेंड करता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n² के, ये बता दिया था मैंने। यस सर। अब देखो, जो 0.529 वाला जो नंबर है पूरा, उसका यूज बहुत कम आएगा, मतलब हो सकता है कि 10 में से 1% चांसेस हैं, 100 में से 1% चांस है कि उस पर क्वेश्चन बन जाए, कि आपको वो यूज करना पड़े वो वैल्यू पूरा, है ना, 0.-0.529 n² अपॉन z। तो z का जो भी मतलब पावर है, तो आपको है ना उस चीज पे फोकस नहीं करना है, मतलब समझ रहे हो, तुम बहुत ज्यादा टाइम अगर लगा रहे हो उसको याद करने में, याद हो गया तो अच्छी बात है, याद जो रखने वाली चीज है उस पर टाइम लगाओ। याद रखने वाली चीज है कि ये n² पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, r जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, तो आपको वो भूलना नहीं है बस, ठीक है। अगर हमें ये पता है तो आगे सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। कैसे, अगर हम थर्ड ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के रेडियस का रेशो निकालना चाहें तो हम क्या लिखेंगे बेटा, r3/r2 लिखेंगे क्या, यस सर। है ना। अब हमें ये पता है कि सिंस r जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, तो अगर r3 की बात करेंगे तो वो 3 डिवाइडेड बाय r2 की बात करेंगे तो 2, इसके होल स्क्वायर के इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं। अब इक्वल इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हमने रेशियो निकाल लिया है,
बात समझ में आ रही है? इक्वल कैसे लिख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने रेशियो निकाल लिया है। तो ऊपर जो भी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है वो सेम क्वांटिटी नीचे भी है, बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो वो तो कट जाएगी ना, कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट्स हाउ वी कैन यूज इक्वल टू साइन। ठीक है, किसी के दिमाग में अगर ये आ रहा हो कि सर ने इक्वल टू कैसे लगा दिया बीच में प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटा के, तो उसका रीजन ये है। ठीक है, आप रेशियो जब निकालते हो तो लिख सकते हो आप ऐसे। ठीक है, तो भाई ये क्या बन जाएगा, व्हाट विल इट बिकम, 9/4 विच विल बी 2.25, एक टू Yes, एक्स्ट्रा। sir. ठीक है, इसका वैल्यू ये होगा ना 2.25। ठीक है, तो अगर सेकंड ऑर्बिट की आर टाइम्स है तो थर्ड ऑर्बिट की उसकी कितनी हो जाएगी, 2.25 आर टाइम्स हो जाएगी, राइट। Yes, sir. 2.25 आर, दैट विल बी द आंसर, है ना। R3 विल बी इक्वल्स, क्योंकि R3 विल बी इक्वल्स टू 2.25 R2, है ना, और R2 की वैल्यू कैपिटल आर है। समझ में आया ना कैसे आंसर आया ये, है ना। इसी इक्वेशन से आया, इसी इक्वेशन से आया, बी ऑप्शन। एनी डाउट्स, किसी को कोई डाउट, कोई संशय? नहीं, No, आगे sir. चले। कूल, अब थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी तक हमने देख लिया कि आपका एटॉमिक फिजिक्स क्या था, मतलब बेसिक चीजें पता चल गई है हमें, सब चीज मतलब बोर्स मॉडल का बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया है। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, जो अगला चैप्टर है, अगला टॉपिक है इसमें मॉडर्न फिजिक्स में। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एमिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन का निकलना, है ना। तो ये तो सबने पढ़ा हुआ है कि भाई कोई एक मेटल प्लेट लो, उस पर कुछ ना कुछ लाइट इंसिडेंट करो, और अगर सफिशिएंट एनर्जी होगी तो एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर सकता है। याद आ रहा है सब कुछ, ऐसा कुछ, Yes, है ना। sir. तो ये इस इलेक्ट्रॉन एमिशन के प्रोसेस को ही समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें समझते हैं। ठीक है, और कैसे कैसे एमिट हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन वो भी समझेंगे, टाइप्स समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की। वर्क फंक्शन क्या क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। यानी कि अगर हमारा मेटल है हमारे पास, तो इसको कितनी मिनिमम एनर्जी दे दूं मैं कि ये इससे इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। इज दिस क्लियर, फाइव से Yes, रिप्रेजेंट करते sir. हैं। ठीक है, अच्छा, कौन कौन से टाइप्स हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं इलेक्ट्रॉन एमिशन के। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जो हम पढ़ने भी वाले हैं, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में क्या होता है, एनर्जी सोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं क्या। Yes, sir. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जैसे हमारी जो लाइट होती है, फोटोन्स, लाइट जो होती है वो भी तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है, Yes, sir. राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना वो भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होता है। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, देन इट विल बी कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर हीट से निकल रहा है, तुमने किसी मेटल प्लेट को हीट कर दिया बहुत ज्यादा, तो भी बॉन्ड्स तो टूट सकते हैं ना उससे। केमिस्ट्री में पढ़ा है हमने ये चीज, है ना, कि Yes. बॉन्ड्स बॉन्ड्स कैन बी ब्रोकन थ्रू दैट, थ्रू एक्सेसिव हीट। तो हीट अगर हम देते हैं और उससे इलेक्ट्रॉन अगर इजेक्ट हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं थर्मियोनिक एमिशन। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की एप्लीकेशन से भी होता है ना, ये भी हमने पढ़ा है काफी सारे टॉपिक्स में। ठीक है, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नली इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी किसी मेटल प्लेट पे और बहुत स्ट्रांग है अगर, तो उससे फील्ड एमिशन होगा, मतलब उससे जो इलेक्ट्रॉन एमिट होगा उसको फील्ड एमिशन बोले। इसके अलावा कोलिजन से या भी हो सकता है, जैसे कि तुमने कोई पार्टिकल, हैवी पार्टिकल बॉम्बार्ड कर दिया, है ना, जैसे अल्फा पार्टिकल तुमने किसी मेटल प्लेट पे बॉम्बार्ड कर दिया, बॉम्बार्ड मतलब बहुत तेज स्पीड में उसके ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया, तो उससे भी इलेक्ट्रॉन उस प्लेट में से निकल के जा सकता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी क्यों, क्योंकि कोई और पार्टिकल का आप यूज कर रहे हो उसको निकालने के लिए। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आई गेस ऑलरेडी पता है, राइट। Yes, sir. समझ में आती है ना मैं चाह रहा हूँ। Yes, sir. थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की, जो हमारा टॉपिक है मेन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि एक मेटल प्लेट लेते हैं हम एक्सपेरिमेंट के लिए, और उस पर कुछ इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, मतलब कुछ फोटोन्स इंसिडेंट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल लो, इंसिडेंट करते हैं, जिसकी एनर्जी लेट से ई है। ठीक है, अब हमको ये पता है कि अगर सफिशिएंट हुई एनर्जी, सफिशिएंट, अब उस सफिशिएंट क्या होता है वो अभी बात करेंगे उसके बारे में। अगर सफिशिएंट एनर्जी हुई तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर जा सकता है क्या, Yes, sir. इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकता है क्या। ठीक है, अब ये किस किस चीज पे डिपेंड करेगा,
उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिपेंड करेगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पे। क्या होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? सो वो फ्रीक्वेंसी जो हम कभी मेटल पे मतलब डालते हैं ना, तो उससे वो इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाता है, पर उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं मिलती। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू यूज द वर्ड मिनिमम। मिनिमम वर्ड अपने आप सब एक्सप्लेन करते हैं, है ना। मिनिमम वर्ड यूज करने का मतलब क्या है वो समझो, कि तुम कितनी कम से कम एनर्जी दे दो, फ्रीक्वेंसी रख दो, मतलब रखो अपनी इंसिडेंट रेडिएशन की, कि उससे तुम्हारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाए, है ना, यानी कि कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, है ना, इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाए मेटल प्लेट से। तो अगर पहला इलेक्ट्रॉन भी एमिट हो गया, तो आपने जो एनर्जी दी है ना, इंसिडेंट एनर्जी जो है आपकी प्लेट पे जो आपने डाली है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होगी रेडिएशन की, उसको आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलोगे। तो एक तरह से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो होती है जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट होता है, चालू करने वाली फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है? मैक्सिमम वेवलेंथ। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होती है बच्चों, कौन बताएगा? सर मैक्सिमम वेवलेंथ होती है जो इंसिडेंट लाइट की, उसको बोलते मैक्सिमम वेवलेंथ। सो मैक्सिमम वेवलेंथ किस चीज की बात हो रही है? मैक्सिमम वेवलेंथ किस चीज की? हैं। लाइट की जो हम मेटल सरफेस के ऊपर डाल रहे हैं। सब अग्री कर रहे हैं क्या इससे? बोलो भाई, क्या आप लोग अग्री कर रहे हो इस यस चीज? हाँ, Yes. मैक्सिमम वेवलेंथ होती है इंसिडेंट रेडिएशन की। मुझे सर। मेरा नेटवर्क खराब है क्या, मतलब इज देयर एनी प्रॉब्लम विद माय नेटवर्क, या तुम लोग आंसर नहीं कर रहे हो, सीन क्या है? यस सर, नेटवर्क, आ रही है आवाज। नेटवर्क सही है ना? हाँ, कोई ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें पता चल गई कि मिनिमम एनर्जी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो होती है आपके इंसिडेंट रेडिएशन की, वो आपका हो जाएगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, वर्क फंक्शन क्या हो गया? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल, है ना। आपका मेटल जो भी है, मेटल प्लेट हो गई या मेटल हो गया, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी जो सप्लाई करनी है हमें, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन बोलते हैं, है ना। और यस सर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में उसको मेजर करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 into 10 raised to the power minus 19. 5 नॉट मिनिमम एनर्जी, ठीक है। कितनी होती है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.602 भी लिख देते हैं। इतनी होती है क्या बच्चों? Yes, sir. यस यस सर। और डिपेंड किस पे करता है? ये डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ सरफेस पे। यस सर। डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, यानी कि मेटल कैसा है आपका, उस पर डिपेंड करेगा। रेडिएशन पे डिपेंड करता ही नहीं करता है? यस सर। यस सर, करता है। रेडिएशन पे डिपेंड करता है यस सर। पक्का? रेडिएशन चेंज कर दूंगा तो चेंज हो जाएगा वर्क फंक्शन सेम मेटल प्लेट नो का? सर। नो सर। बोल रहे हो नो। बेटा, अभी तो बोला कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटल है पे डिपेंड कर रहा है, फिर कैसे चेंज हो जाएगा? रेडिएशन चेंज होने से सेम मेटल के लिए अलग अलग वर्क फंक्शन आएगा। हम्म नो सर। नो सर। तो फिर ऐसे कॉन्सेप्ट मत हिलाओ अपने यार, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी आगे। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गई मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये हो गई मैक्सिमम वेवलेंथ, जिससे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू हो जाए, राइट। यस सर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब हो रहा है तो मैक्सिमम वेवलेंथ जो है जिस रेडिएशन की, वो हो गई लैम्डा टी एच। लैम्डा लैम्डा टी एच आपका मतलब वेवलेंथ हो गया, और न्यू टी एच हो गया आपका, न्यू बोलते हैं इसको, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, यानी कि हमारा जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है वो तुम्हारी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, यही बात हुई। क्या हमें ये पता है कि डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है एनर्जी पे? यस सर।
या फिर एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पे। अगर ज्यादा एनर्जी होगी आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी, नहीं करती क्या? यस यस देखो, करते। अगर आपकी इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो एक बात तो क्लियर है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन टेक प्लेस। ठीक है, इट कैन टेक प्लेस, है ना। इट मे टेक टेक प्लेस, मतलब कैन तो नहीं, मे वर्ड यूज करना चाहिए, इट मे टेक प्लेस, है ना। मे वर्ड क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पे? मे वर्ड क्यों यूज करते हैं, मतलब अगर जब मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रख दिया है अपना इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी, तब तो निकलना चाहिए ना बेटा। सर जब हम ज्यादा एनर्जी दे देते हैं ना उसको तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक वो होती है ना कोलिजन्स, इसके कारण कई बार नहीं इजेक्ट हो हाँ, पाता। क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक नहीं बोलेंगे, मतलब जो आपका कोलिजन हो रहा है मेटल के अंदर, ठीक है, विद इन द एटम, ठीक है, उन कोलिजन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो कोलिजन्स हो रहे हैं उनकी वजह से आपकी एनर्जी जो मिली है इलेक्ट्रॉन को वो लॉस हो सकती है, राइट। एनर्जी दैट हैज बीन अक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन विच इट इज गेटिंग फ्रॉम द रेडिएशन, वो गायब हो सकती है, कोलिजन में जा सकती है ना, एनर्जी का लॉस हो सकता है बेसिकली। तो फिर कहाँ से उसके पास एनर्जी रहेगी कि वो बाहर चला जाए, है ना, एस्केप कर जाए। बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियर फोर्सेस को एस्केप करना पड़ेगा ना इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो जो फोर्सेस लग रहे हैं उनको जब तक वो एस्केप नहीं करेगा तब तक वो बाहर नहीं निकल सकता मेटल प्लेट से। ये क्लियर है सबको? ये बात क्लियर यस है, सर। है ना। सो दैट्स व्हाई अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी से कम वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें तो वो कोलाइड कर जाता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और चांसेस हैं कि वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ना भी हो शो, है ना, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन शायद बाहर ना भी निकले। ठीक है, तो इसलिए हम मे वर्ड यूज करते हैं कि निकल भी सकता है, नहीं भी निकलेगा। हाँ, अगर मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करें, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जिसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के टाइम पे, तो वो जरूर निकलता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो निकलता है उसकी जो मैक्सिमम एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, वो हम बोल सकते हैं कि आपका इंसिडेंट रेडिएशन -5 के बराबर होगा। क्या बोलते हैं इस इक्वेशन को? अभी आगे फिर से डिस्कस करेंगे इसको। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक Yes, sir. इक्वेशन बोलते हैं क्या इसको? यस सर। आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, भूल गए क्या? आगे चलें? समझ में तो आया ना ये अभी जो पढ़ा थोड़ी देर पहले? Yes, यस sir. सर। कोई डाउट किसी को कोई प्रॉब्लम उसमें? No, sir. ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन एंड टेम्परेचर ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो एक मेटल प्लेट है, अब तुमने आई इंटेंसिटी की रेडिएशन तो डाल दी प्लेट पे, और तुमने बोल भी दिया कि भाई मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड थी वो तुमने दे दी फोटो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो फोटो इलेक्ट्रॉन निकल भी रहा है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो भी रहा है। लेकिन सवाल ये है, अगर फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता रहेगा, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर जाते रहेंगे, तो ये प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं होने लगेगा क्या बेटा? Yes, sir. ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, यस पोलराइजेशन तुमने पढ़ा हुआ है, बेसिक पोलराइजेशन। तो कोई भी मेटल है उससे तुम इलेक्ट्रॉन निकालने लगोगे तो चुपचाप थोड़ी बैठा रहेगा, पोलैरिटी चेंज करेगा, अपने अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने देगा, है ना, आने लगेंगे ना उसमें पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इलेक्ट्रॉन अगर निकल रहा है और पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो वो तो दिक्कत हो जाएगा, वो तो फर्दर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं फिर। बात समझ में आ रही है सबको? पॉजिटिव यस सर। चार्जेस आने लगेंगे, तो हमको कैसे ना कैसे इस प्लेट को न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं हम इसको? ग्राउंड कर देते हैं, ये देखो, है ना, अर्थ से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग बोलते हैं ना इसको, अर्थिंग बोल दो या ग्राउंडिंग, यस ग्राउंड सर। दो, है ना। तो ग्राउंड करने से क्या होता है कि जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इससे ग्राउंड, अर्थ क्या है, अर्थ क्या है, अर्थ इज अ abundant सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बोलो मेरे साथ, बोलो, अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा abundant, अबंडेंस ऑफ। किसका? इलेक्ट्रॉन का। यानी अर्थ में तुम्हारी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, इन्फिनिट इलेक्ट्रॉन्स। तो अर्थ से कनेक्ट करते हो आप किसी भी वायर को या मेटल को, तो अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देता है क्योंकि अर्थ के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा क्या ग्राउंड करने से, यस सर। है ना। ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इधर, चुपके से जा रहा है, ये इधर ट्रेवल कर रहा है, मिशन पे आया है ये। कौन से मिशन पे आया है कि प्लेट को क्या बना देगा ये? न्यूट्रल।
न्यूट्रल बना देगा। ठीक है। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड जा रहा है तो करंट नहीं फ्लो करने लगेगा क्या इसमें से राइट साइड में? यस सर। हाँ, और इसी को क्या बोलते हैं? फोटो करंट। क्या बोलते हैं इसको? फोटो करंट। फोटो करंट, है ना। यहाँ पे ध्यान से देखोगे आप, हम लोगों ने एमीटर भी लगा रखा है मेजरमेंट करने के लिए, है ना। एमीटर भी लगा रखा है कि कितना फोटो करंट आएगा। ठीक है। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएंगे, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट आउट होंगे, उतनी ज्यादा वैकेंसी क्रिएट होगी, है ना। उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा प्लेट पे, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई चाहिए रहेगी ग्राउंड से। तो उसी हिसाब से, उसी अकॉर्डिंगली फोटो करंट बनने लगेगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? ठीक है। फोटो Yes, sir. करंट का तरीका है बेसिकली, है ना। भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट किसी रीजन से करते हैं, ऐसे थोड़ी मजे में कर रहे हैं। कुछ तो फायदा होना चाहिए ना हमें भी, कुछ तो देखेंगे ना हम भी। कोई एक्सपेरिमेंट या कोई भी अगर हम कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए। तो आउटपुट की बात करने लगे हम। ठीक है। अच्छा, डिपेंडेंस देखना चाह रहे थे हम। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, अब इंटेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड होते हैं क्या? यस सर। नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। ठीक है। अगर यस। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड बढ़ गए, इंटेंसिटी तुमने बढ़ाई, यानी तुम ज्यादा फोटोन सप्लाई कर रहे हो, है ना। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे का मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट आउट हो रहे थे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, वो भी बढ़ सकते हैं। तो यस सर। करंट Yes, भी sir. बढ़ेगा, फोटो करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ जाएगी फिर न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो फोटो यस करंट सर। की वैल्यू बढ़ जाती है। इफ आई विल बी इंक्रीजिंग, देन आई, स्मॉल आई, यानी करंट विल ऑल्सो बी इंक्रीज। ठीक है। इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है फोटो करंट पे। टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये वाला ग्राफ सब बच्चे याद रखेंगे कि इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। स्ट्रेट लाइन का मतलब यही तो होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना। Yes, अगर sir. इंटेंसिटी, तो आपका फोटो करंट भी बढ़ेगा। ठीक है। ग्राफ कभी कभी बोर्ड्स में भी पूछ लेते हैं इसको। ठीक है। ऑल्सो, इफ इंटेंसिटी इंक्रीजेस डजंट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद विच इट कम्स आउट। यानी कि बेशक फोटो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी है। बताओ क्यों? सर वो क्योंकि फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी ना काइनेटिक। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी पे। ये सबसे बड़ा टेक अवे है इस टॉपिक का। सबसे बड़ा टेक अवे यही है इस टॉपिक का, कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट डिपेंडिंग ऑन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा भेज दोगे, उसका मतलब ये नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दोगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी इंसिडेंट रेडिएशन की। बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी को बहुत सारे फोटॉन्स नहीं चाहिए। तुम बहुत सारे फोटॉन्स दे दोगे प्लेट को, वो नहीं चाहिए काइनेटिक एनर्जी को। काइनेटिक एनर्जी को क्या चाहिए? फ्रीक्वेंसी चाहिए तेज, है ना। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी चाहिए। ठीक है। यस नंबर ऑफ सर। साइकिल पर यूनिट Yes, sir. पर यूनिट टाइम। ठीक है। चलो भाई, फॉर्मूला भी एक्सप्लेन कर देता है इसको। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव। ई इक्वल्स टू एच न्यू होता है, यस सर। एच न्यू माइनस फाइव। तो ये भी, इससे भी शो हो रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा इंसिडेंट एनर्जी की। आगे चलें या कुछ डाउट है इसमें, कुछ पूछना है किसी को? आगे चल। आगे चलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात करते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल पहले तो डिफाइन करते हैं होता क्या है, कैसे हम निकालते होंगे इसको। ठीक है। हमने क्या किया, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। एक ट्यूब लगा दी, डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं। एक को हमने एक एंड को हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव चार्ज से बैटरी के, एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है। जिसका कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लेट से वी था। ठीक है। अब इस वी पोटेंशियल पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना चालू हुए, क्योंकि हमने इस पे इंसिडेंट रेडिएशन गिरा दी होगी जिसकी वैल्यू 5 से बड़ी थी। यही कंडीशन होती है हमारी वैसे भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होने की। एच न्यू यस इज ग्रेटर सर। देन, है ना। एच न्यू इज ग्रेटर देन 5 वाली एनर्जी रेडिएशन, वाली रेडिएशन हमने जब इंसिडेंट करी हमारे ए वाले टर्मिनल पे, ए वाले एंड पे। ठीक है। ए उसका नाम दे रहा हूं, तो उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए, है ना।
फोटो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुए। Yes. अब ये इलेक्ट्रॉन जब राइट साइड में जाने लगे तो इन लोगों को पता चला कि अरे यार राइट साइड में तो पोलैरिटी नेगेटिव है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है, ये समझ में आया सबको? यस सर। यहाँ पे Yes, अगर sir. पॉजिटिव है तो यहाँ तो पोलैरिटी नेगेटिव है, ये तो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है ना। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव पोटेंशियल है तो ये तो उसको रिपेल करेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। करेगा। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है बी पे, जो वो होती है के मैक्स माइनस ईवी, के मैक्स माइनस ई। ठीक है, इतनी एनर्जी बी पे प्रेजेंट होनी चाहिए, इतनी एनर्जी सॉरी आप पे होनी चाहिए कि आप बी तक पहुंच जाओ। बैटरी क्योंकि नेगेटिव वर्क कर रही है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ना वो बी तक चला जाएगा। जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वो बी तक चला जाएगा। भाई अभी तक हम यही अज्यूम कर रहे हैं हमारे फॉर्मूले से, तभी तो हम बोल रहे हैं कि के मैक्स माइनस ईवी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, है ना। Yes, ले, sir. लेकिन तुमने क्या बोला, तुम बोलते हो कि मैं तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं आने दूंगा बी पे, मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं जाने दूंगी मैं। तो आपने इसका पोटेंशियल बढ़ा दिया, बी की जगह आपने वी नॉट कर दिया। लेट्स से आपने वी की जगह क्या कर दिया, वी नॉट, यानी पोटेंशियल चेंज कर दिया। अब इस पोटेंशियल पे आपका के मैक्स माइनस ईवी का वैल्यू हो गया 0। के मैक्स माइनस ईवी का ईवी नॉट, ईवी की जगह ईवी नॉट लिख रहा हूं मैं क्योंकि वी की जगह वी नॉट लिख दिया। ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। तो ऐसा पोटेंशियल मैंने रखा अपनी बैटरी का जिससे के मैक्स माइनस ईवी नॉट की वैल्यू 0 हो गई, यानी कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन था वो भी नहीं जा पाया। तो ऐसे पोटेंशियल को मैं क्या बोलूंगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होता है ये पोटेंशियल? एट विच, बोलो। Potential remains same. अरे डेफिनेशन बताओ, क्या होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल? बेटा पढ़ा हुआ है तुमने ये सब, ऐसा तो मत बोलना कि पढ़ा हुआ नहीं है कुछ भी। अरे अभी समझाया तो है बेटा, उसको बोलना ही तो है। ऐसा पोटेंशियल या मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल जिसपे कि आपका फोटो करंट 0 हो जाए। अगर यस कोई सर। भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा तो बेटा सर्किट ही कंप्लीट नहीं होगा। तो फोटो करंट 0 नहीं हो जाएगा क्या? यस सर हो जाएगा। जब आपके इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे तो फोटो करंट ऐसे बनेगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में बनता है इलेक्ट्रॉन के, राइट। यस सर। अगर तुमने इतना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल कर दिया, है ना, या बोल रहे हो कि तुम मिनिमम कितना नेगेटिव पोटेंशियल कर दो। भाई मिनिमम वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं कि अगर आपको कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल में आपका इलेक्ट्रॉन रुक जा रहा है, अगर हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला भी, तो तुम उतना ही लगाओगे ना यार। नहीं समझ में आया क्या बोला? अगर मेरा -10 वोल्ट पे काम चल रहा है, वी नॉट की वैल्यू लेट से ये है, तो मैं -20 वोल्ट क्यों लगाऊंगा? लगाऊंगा क्या मैं? नहीं लगाऊंगा ना। जब मेरा 10 वोल्ट में No, काम sir. चल रहा है, इसमें ही मेरा फोटो करंट 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ही मेरा फोटो करंट 0 हो जा रहा है तो मैं इतना ही लगाऊंगा। तो मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड, मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड लिख देता हूं मेरे को। समझ में तो आ रहा है ना, या कंफ्यूजन हो रहा है? मिनिमम पोटेंशियल एट विच फोटो करंट आईपी बिकम्स 0, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनी डाउट्स? ये एनोड है, ये कैथोड है। दिस इज कैथोड, दिस इज एनोड। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या बच्चों? आ रही है सर। तो डाउट है या नहीं है तो बताओ। नो सर नहीं। ठीक है, चलो भाई। तो करंट डिक्रीज होने लगेगा, होने लगेगा, होने लगेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स रिपेल होते जाएंगे करंट डिक्रीज होने लगेगा। एक पॉइंट आएगा जब फोटो इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे रिपेल हो जाएंगे सारे, मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला भी रिपेल हो जाएगा, और तुम्हारा जो है करंट वो रुक जाएगा। तो के मैक्स की वैल्यू कितनी होती है? ईवी नॉट हो जाएगी क्या यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे? यस सर। Yes. इसकी वैल्यू ईवी नॉट हो जाएगी, है ना। ऑल्सो कोई पूछ ले वैल्यू वी नॉट की, तो क्या बोलोगे? के मैक्स अपॉन ई हो जाएगी, है ना। के मैक्स आपका E-5 होता ही है आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन से।
Yes, sir. E माइनस फाइव अपॉन ई भी लिख सकते हो V नॉट को, एच न्यू अपॉन ई, क्योंकि E की जगह मैंने एच न्यू रख दिया, माइनस फाइव की वैल्यू होती है एच न्यू टी एच अपॉन ई, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल का यही तो डेफिनेशन होता है कि कितना आपको कितना मिनिमम एनर्जी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से हम उसको रिलेट कर सकते हैं ना, डिफाइन कर सकते हैं। फाई की वैल्यू भी यही होती है, फाई की वैल्यू यही होती है ना भाई, एच न्यू टी एच। Yes, sir. कूल। तो इस फॉर्म में जब आप इसको लिखते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल को, तो ये आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन ही होती है, मतलब आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन आप इसको भी बोलते हो। ठीक है, कूल है, समझ में आ रही बात? Yes, sir. अब इस पे Yes, ग्राफ sir. पे बनते हैं क्वेश्चंस, इस इक्वेशन के ग्राफ पे बनेंगे क्वेश्चंस। तो ग्राफ पे कैसे बनेंगे कि भाई y की जगह रख देंगे ये v नॉट को, स्टॉपिंग पोटेंशियल को, और इसको कंपेयर कर रहे हैं ये फ्रीक्वेंसी से, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, तो जब आप इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे तो एम एक्स माइनस सी बन जाएगा, Yes, sir. स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ही तो बन रही है ना, एम एक्स माइनस सी। एक्स की जगह क्या है, म्यू फ्रीक्वेंसी, और y की Yes, जगह sir. v नॉट, है ना। V naught. बाकी m और c तो फिगर आउट कर ही लोगे, है ना। Yes, sir. m तो बन रहा है एच न्यू अपॉन टी एच, एच न्यू टी एच अपॉन ई, सॉरी, है ना। और दिस विल बी योर सी, सॉरी दिस विल बी योर सी, और m की जगह क्या आ जाएगा, एच अपॉन ई, स्लोप क्या आ जाएगा, एच अपॉन ई, है ना। तो ये ग्राफ बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। एट अ टाइम ओनली वन फोटोन कैन इंटरेक्ट विद वन इलेक्ट्रॉन, so energy of photon used by the electron is h nu, maximum होती है ये, maximum kinetic energy of electron plus energy required to make electron free from the metal surface, that is phi naught, है ना। h nu बराबर क्या होता है भाई, ke max plus phi naught, Yes, sir. है ना। ये Yes, sir. इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है ना, एनर्जी ऑफ फोटोन यूज बाय इलेक्ट्रॉन है, और उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी प्लस फाई नॉट के बराबर हो जाएगा ये। इससे इक्वेशन भी बन जाती है, के ई मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, है ना। आइंस्टीन की जो फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन बनती है, एक ही बात है। ठीक है, मतलब दोनों तरह से देखा जा सकता है इसको, दोनों तरह से देखा जा सकता है कि भाई तुमने इंसिडेंट रेडिएशन से मैक्सिमम कितनी प्रोवाइड की एनर्जी, एच न्यू के बराबर प्रोवाइड कर। अब एच न्यू एनर्जी का करेगा क्या मेटल प्लेट, दो कामों में यूज लेगा, एक तो अपना फाई नॉट को ओवरकम करने में, विच इज एच न्यू नॉट, या फिर एच टी एच, एच न्यू टी एच, सॉरी एक ही बात है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहे हैं बेसिकली। अरे फाई नॉट की बात कर रहे हैं, स्टॉपिंग ये आपका वर्क फंक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। नहीं समझ Yes, sir. भाई, आ गया सर। रिएक्शन की तरह समझते हैं ना, केमिस्ट्री की रिएक्शन जो होती है कि भाई इंसिडेंट रेडिएशन ने एनर्जी दी तुम्हें, इंसिडेंट रेडिएशन ने एनर्जी दी कुछ, ठीक है, एच न्यू के बराबर। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट बने इससे क्या क्या, एक तो काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, उसको प्रोवाइड करने में या उसको बनाने में चली गई इसकी कुछ पार्ट एनर्जी, प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल को ओवरकम करने में चली गई, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं सॉरी वर्क फंक्शन को। ठीक है, इन दो चीजों में जाती है, तो उससे लिखते यस हैं सर। equation भी, है ना। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। अच्छा एक बात बताओ, यस ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखना जरूरी है क्या, केवल काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो चलेगा नहीं काम मेरा फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन में। बेटा मैं क्वेश्चंस की जगह ये चीज समझाने पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ ना, उसका रीजन है कुछ, तो ऐसे बैठो मत चुपचाप क्लास में। क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं बनेंगे तुमसे अगर तुमने ये क्लियर नहीं करे कॉन्सेप्ट, दोबारा तो रिवाइज नहीं करा इनको तो। ठीक है, रीजन है कुछ समझाने का, अगर आता है तो आंसर करो, मैं आगे बढ़ूंगा। मुस्कान, मुस्कान कुमारी, मेरे को नहीं सर रिप्लाई ऐसा लोगों का। सर ऐसा इसलिए होगा ना क्योंकि काइनेटिक एक एनर्जी मैक्स मींस वो मैक्सिमम एनर्जी जो रिलीज होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो सर लाइक नॉर्मल भी हो सकती है। तो नॉर्मल जो हो सकती है वो क्यों नहीं लिख रहा हूँ मैं इस इक्वेशन में, मेरा सवाल तो ये था। क्या सर ये क्योंकि ये मैक्सिमम सर क्योंकि वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो लाइक रिलीज जिससे इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट होगा। दैट इज तो डेफिनेशन ऑफ के मैक्स बेटा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाई एम आई राइटिंग के मैक्स ओनली, आप सर। समझ। हाँ बोलो। सर इसलिए क्योंकि जैसे जो फ्रीक्वेंसी
की लाइट इंसिडेंट हो रही है उससे जितनी वो काइनेटिक एनर्जी दे रही है वो उतनी दे रही है, तो वो मैक्सिमम ही हुई ना। काइनेटिक एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है उसकी भी हो सकती है, कोई इलेक्ट्रॉन निकल गया, इजेक्ट हो गया, पर वो मैक्सिमम वेलोसिटी से नहीं हुआ, है ना, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं थी उस इलेक्ट्रॉन की, लेकिन इजेक्ट आउट हो गया वो। तो उस पे क्यों नहीं लगा सकता मैं ये सेम इक्वेशन? इजेक्ट आउट तो वो भी हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी तो उसके पास भी है। तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में तुम लोग बोल रहे हो कि सर के ई मैक्स ही यूज करना पड़ेगा, के ई नहीं कर सकते आप, यही बोल रहे हो ना तुम लोग मेरे को कि सर के ई नहीं कर सकते हैं, या कर सकता हूँ, या तो ये बोल दो कि सर कर सकते हो आप, के ई भी यूज कर सकते हैं इसमें। रिप्लाई करो जल्दी, वरना ये क्लास फिर तुम्हारे वजह एनर्जी से। कंजर्वेशन, हाँ, एनर्जी कंजर्व। एनर्जी मतलब जैसे जो एनर्जी इंसिडेंट हुई वो हाँ वर्क फंक्शन में और जो उसने दी उन दोनों को मिला के सेम आएगी ना, तो फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा ठीक है, सकते हैं। वो सब ठीक है, बात मानी मैंने, लेकिन काइनेटिक एनर्जी अगर किसी नॉर्मल इलेक्ट्रॉन की लिखूंगा मैं तो भी तो एनर्जी कंजर्व्ड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी भाई तुम्हारा कोई रेडिएशन आया, प्लेट पे गिरा, एच न्यू वाली रेडिएशन प्लेट पे गिरी, उससे फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की नॉर्मल वी वेलोसिटी, नॉट वी मैक्स, वी वेलोसिटी वाला इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट हो गया, तो उसमें भी तो एनर्जी कंजर्व नहीं हो रही, उसमें नहीं हो रही क्या एनर्जी कंजर्व? सर क्योंकि जो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वो एनोड के पास चल जाएगा, तो यहाँ पे फोटो करंट 0 हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एनोड के पास चला जाएगा? बेटा मैं तो अभी नो। केवल आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, मैं फोटो करंट की बात नहीं कर रहा, मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल की भी बात नहीं कर रहा, वो कॉन्सेप्ट अलग है, उसको मिक्स मत करो इसमें। वो तब होता है जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, आप समझ रहे हो? हम जब किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हम फोटो करंट निकालने लगते हैं या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें हम एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। अभी मैंने कोई पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी क्रिएट किया है, अगर प्लेट रखी हुई है उस पर मैं रेडिएशन इंसिडेंट कर रहा हूँ तो। आपको समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन क्या है, बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर, आ रहा है। आगे मैं बता, सुनो, ये लॉजिक जो है ना, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रॉन कैरी टोटल काइनेटिक एनर्जी, देखो इलेक्ट्रॉन कैरी तो कर रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन, पहली बात तो इलेक्ट्रॉन जब एमिट होगा ना तब उसके पास वेलोसिटी आएगी, तब तक जब तक कि वो निकल नहीं जाता, मोशन में नहीं आ जाता, तब तक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही है। ये बात तो तुमको भी समझ में आती होगी, है ना, कोई भी पार्टिकल जब तक मोशन में नहीं आ रहा उसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, है ना। तो होता क्या है देखो समझो, जब एच न्यू रेडिएशन आ रहा है, एच न्यू तो मैक्सिमम रेडिएशन है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो तो, सॉरी मैक्सिमम एनर्जी है वो तो, है ना, फोटोन जो है उसकी एनर्जी है वो तो, इससे ज्यादा एनर्जी तो नहीं आ रही है, मतलब एच न्यू अगर आ रही है तो यस सर। है ना, ये बात क्लियर है। अब एच न्यू जा कहाँ कर रही है देखो, अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बोल रहा हूं तो मेरा मतलब ये है कि भाई काइनेटिक एनर्जी जितनी भी आनी चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन की, या वेलोसिटी जितनी भी मैक्सिमम आनी चाहिए वो आ चुकी है। मतलब कि एक बेसिक वो होता है ना कि रिक्वायरमेंट कितना है, जैसे बेसिक मार्क्स कितने चाहिए, जैसे नीट में बेसिक मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, तो तुमको कोई बोलेगा कि 300 मार्क्स चाहिए, 300 लाने चाहिए आपको 720 में से, लेट से, ठीक है, तो आप बोलोगे कि चलो 300 तो दे दिए मैंने, 300 तो ले आया मैं, यानी कि फाइव नॉट के बराबर तो मैं एनर्जी दे चुका हूं मेटल को, ठीक है। फाइव नॉट तो मतलब मिनिमम समझ रहे हो ना, रिक्वायरमेंट जो होती है कि फाइव नॉट तो मुझे चाहिए रहेगा। अब मैं कितने मैक्सिमम ला सकता हूं कि मैं एच न्यू के बराबर पहुंच जाऊं, तो वो मैक्सिमम जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर होती है। जो मैं फाइव नॉट के बाद जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी बचेगी पूरी टोटल, वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर हो सकती है, इसलिए मैं ये लिखता हूँ। काइनेटिक एनर्जी केवल क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक चीज अगर आप बोल देते ना तो आपका आंसर आ जाता। आप लोग ये बोल सकते थे कि सर जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है उसके पहले कोलिजन्स में भी तो एनर्जी लॉस हो रही है, नहीं हो रही क्या? यस सर। तो और ये जिस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं है वो पक्का अपनी थोड़ी सी एनर्जी कोलिजन में दे के आया है क्या? यस सर। आप समझ में आया क्यों नहीं लिख पा रहा हूं मैं उसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, यस सर, आ गया है ना। समझ। तो मैं कंसिडर कहाँ कर रहा हूँ उस चीज को, मैं याद करो जब मैंने पढ़ाया था चैप्टर तब तुम्हें एक टेबल बनवाई थी, उसमें मैंने लिखा भी था ऐसे चार कॉलम्स बनाए थे, तो उसमें मैंने तुम्हें समझाई थी इस चीज को अच्छे से कि भाई थोड़ी एनर्जी वो डोनेट कर देता है, डोनेट मतलब ऐसे दे देता है एनर्जी लॉस में, है ना, कोलिजन्स में दे देता है, तो इस वजह से
या तो उसको कंसिडर करो, अगर आपको फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखनी है ना और के भी लिखना है उसमें, तो फिर उस जो एनर्जी लॉस हुआ है ना उसको कंसिडर करो, पर वो कैलकुलेट करना मुश्किल होता है। तुम्हें क्या पता कितना एनर्जी लॉस हुआ है, कितना कोलिजन हुआ है एटॉमिक लेवल पे, है ना? समझ में आ रहा है क्यों नहीं लिखा है? तो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, नीट वाला, इस नीट के पेपर में इस बार क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसलिए मैंने इतना डिस्कशन किया है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्ट। यस सर। यस सर। आगे चले। यस सर। Cool. तो फोटोन आया, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के ई मैक्स के साथ, निकल गया आपका इलेक्ट्रॉन। फाई नॉट हो गया एच न्यू नॉट। एच न्यू नॉट मतलब क्या हो जाता है? व्हाट इज एच न्यू नॉट? न्यू नॉट क्या है इसमें? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस यस सर। सर। तो इसके बराबर आपका हो जाएगा वर्क फंक्शन। तो इस बेसिस पे आप लिख सकते हो आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। अच्छा, ग्राफ मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, फिर भी आप लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में भी पूछा जा सकता है ग्राफ। जैसे हमने डिस्कस किया था ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, किसके बीच में था? स्टॉपिंग पोटेंशियल और भूला भूल गए हैं सर हम आजकल बहुत। फ्रीक्वेंसी के बीच में। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में। ठीक है भाई, ठीक है। तो जैसे ये ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है, वैसे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और फ्रीक्वेंसी से भी आ सकता है। कोई डिफिकल्ट नहीं है। आइंस्टीन की फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख दी है कि एम एक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, वाई इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी का ग्राफ बन रहा है इसको देख के। वाई की जगह रख दो के एम एक्स और एक्स की जगह रख दो न्यू फ्रीक्वेंसी, है ना? तो वही स्लोप लोप सब आइडेंटिफाई कर लोगे तुम। स्लोप तो एच ही आ जाएगा, स्लोप तो एच के बराबर आ जाएगा, है ना? और फाई नॉट का तुम्हारा आ जाएगा इंटरसेप्ट। ठीक है, सी को इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट। कभी अगर क्वेश्चन में लिखा हो तो वैसे परेशान मत होना, ये होता है। ठीक है, चलो भाई। अगर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि दो मेटल है, एक मेटल ए मेटल बी, तो मेटल ए और मेटल बी में वो पूछ लेगा स्लोप। अगर स्लोप दोनों का सेम है, थीटा है मान लो दोनों का स्लोप, तो फाई नॉट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ऐसे भी पूछ सकता है। काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ सकता है, किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी। ठीक है, तो वो सब आप इस ग्राफ से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फाई नॉट बी का ज्यादा है ए से, ग्राफ से दिख रहा है सब लोगों को आई गेस। यस यस सर। सर। ग्राफ से आगे चले। तो ये टेबल मैंने बनाई है जस्ट टू रीड, इसको कुछ मेमोराइज वगैरह नहीं करना है, आप इसको रीड करो, याद हो जाती है बहुत बढ़िया बात है, नहीं याद होती कोई बात नहीं। कभी कभी क्या बहुत ही जालिम हो जाता है एग्जामिनर। एग्जामिनर बहुत ही ऐसे क्रूएल हो जाता है ना? जानबूझ के लिख देगा सीजियम, एक मेटल प्लेट है सीजियम की या प्लेटिनम की, पीटी, पीटी जो लिखा है ना लास्ट में पीटी, प्लेटिनम, उसकी मेटल प्लेट है। ठीक है, प्लेटिनम की प्लेट है, और उसके केस में आपको दे देगा कुछ चीजें, वर्क फंक्शन नहीं बताएगा उसका, वर्क फंक्शन की वैल्यू नहीं बताएगा, लेट से कुछ चीजें दे देगा। अब तुमको अगर पता है कि उसका मैक्सिमम वर्क फंक्शन होता है, तो तुम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। बट देन अगेन इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आपको ऐसा क्वेश्चन वो दे दे, तो इसके लिए मैंने आपको टेबल दी है, इसको रीड कर लेना। ठीक है भाई, सीजियम की मिनिमम होती है वर्क फंक्शन, है ना? सबसे कम वर्क फंक्शन का मतलब क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होना ज्यादा इजी है या ज्यादा डिफिकल्ट है? अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू कम है सीजियम की, प्लेटिनम की ज्यादा है, तो अगर यस सर। बाकी सब पैरामीटर्स अगर मैं सेम रख दूं दोनों के लिए, तो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में होने के चांसेस है? सीजियम। सीजियम में। में समझ में आता है ये चीज? ठीक है, लेकिन हाँ कंडीशन ये होनी चाहिए कि बाकी चीजें सेम रखो, वरना आप बोल दोगे ना सर कि हमें क्या पता, फिर बाकी भी तो चीजें नहीं बताई आपने, एच न्यू की वैल्यू नहीं बताई है आपने, क्या पता दोनों में अलग अलग दे रहे हो आप, है ना? तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाना है वो हमने सीख लिया है ऑलरेडी। ठीक है, ये आपको खुद से बना के देखना है, ये इसका और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का दोनों का ग्राफ एक बार नोटबुक में खुद से बना के देखना। ठीक है भाई, चलो एक यस सवाल, सर। सवाल कर दो यार, मजा आ जाएगा। ऑप्शंस दे रखे हैं मैंने। रिटार्डिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एस्केप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछ रहा है क्या ये कुछ अलग बोल के? यस सर। हम्म, निकाल दो।
क्या बात हो गई? कोई कुछ पूछ रहा है क्या? एनी डाउट्स एनीवन? नो या सर। किसने हाथ ऊपर? ठीक है, करो, चैट में आंसर करना। ठीक है, आई विल बी बैक इन 30 सेकेंड्स, तब तक चैट में आंसर चाहिए मुझे। क्या बात है भाई, किसी का आंसर नहीं आया क्या? सर कैलकुलेशन लेंदी। कैलकुलेशन लेंदी है? अच्छा। अच्छा, तुम लोगों को वो नहीं पता ना, क्योंकि तुम भूल गए होंगे एक्चुअली। इसका शॉर्ट फॉर्म भूल गए ना तुम लोग शायद। हाँ बच्चों। यस सर। वही दिक्कत हो रही है ना, एच सी अपॉन ई की जगह हम क्या यूज करते थे, तुम्हें वो याद नहीं आ रहा होगा शायद। सर 1240 अपॉन में। एच सी की वैल्यू क्या? हाँ वेरी गुड, क्या यूज करते थे? 1240, राइट। वन टू फोर यस जीरो अपॉन ई लिख लो, या 1240, सॉरी 1240 अपॉन लैम्डा लिख लो उसकी जगह, है ना। चलो भाई, पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं। डी ऑप्शन आ रहा है, चलो देखते हैं क्या आंसर है। फॉर्मूला लिखते हैं पहले तो। के मैक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? E-5। यस सर। अरे आइंस्टीन की इक्वेशन तो लिखोगे ना पहले। कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट इसमें? नो सर। नहीं। अच्छा, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या? ये हो जाएगा मेरा एच न्यू, या EV0 लिख देता हूँ इसको मैं। ये मैक्स की वैल्यू EV0 होती है, समझ में आता है सबको? डिस्कस किया था यस अभी थोड़ी सर। देर पहले, है यस ना। सर। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? एच सी अपॉन लेमडा। यस सर। और यस सर। फाई को क्या लिख सकता हूँ? फाई को सर तो वो फाई लिखूंगा, इसको क्या वैल्यू लिखूंगा? दी। फाई को तो फाई लिखूंगा, इसके मतलब वैल्यू लिख सकता हूँ, पर अभी उसको कॉम्प्लिकेट करने की क्या जरूरत है ना। तो चलो ठीक है। तो V0 की वैल्यू निकालनी है ना। रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू तो पूछ रही है, V0 की वैल्यू, यस सर। है ना। टू स्टॉप द एस्केप ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, तो इसको E को इधर भेज देते हैं, एच सी अपॉन लेमडा ई।
माइनस 5 अपॉन ई, यही बनेगा क्या? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें वर्क फंक्शन की वैल्यू दे रखी है, इसलिए मैंने उसको चेंज नहीं किया क्योंकि वैल्यू दे रखी थी उसकी, राइट। तो ये कितना हो जाएगा भाई? 1.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो यानी कि क्या वैल्यू आ जाएगी फाई की? 1.07 ई आ जाएगी। बोलो हाँ या ना। Yes, sir. तो दिस विल बिकम एच सी अपॉन लैम्डा ई माइनस 5 अपॉन ई। तो एच सी अपॉन ई की वैल्यू कितनी लेता हूं मैं बेटा? अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है तो अलग बात होती है, अदरवाइज जैसे यहाँ पे दे रखा है वेवलेंथ किस में, नैनोमीटर में दे रखा है शायद, Yes, नैनोमीटर। sir. तो हाउ कैन यू टेक यस द वैल्यू ऑफ एच सी? यू कैन टेक 1240। याद आ रहा है मैंने कुछ बताया था ऐसे 1240 करके? वैसे Yes, तो sir. 123 12 समथिंग कुछ और बताया था, एग्जैक्टली ये नहीं बताया था, बट अप्रोक्सीमेटली यू कैन टेक 1240। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन आप कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर गलत नहीं आएगा, बहुत ही क्लोज ऑप्शंस होंगे ना तो दिक्कत आ सकती है। तो आप वो जो वैल्यू मैंने बताई थी वो याद रखना, अदरवाइज यू कैन टेक 1240। सो क्या बन जाएगा ये? दिस विल बिकम 1240 अपॉन लैम्डा and this will become यस 1.07 E upon E। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अरे इलेक्ट्रॉन Yes, वोल्ट sir. में है, जबकि Yes, sir. V में आंसर आना चाहिए, वोल्ट्स में आंसर आना चाहिए ना आपका। अरे वोल्ट्स यस में सर। आंसर आना चाहिए ना Yes, पोटेंशियल sir. डिफरेंस का तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो E 1.07 E होगा फाई का वैल्यू, राइट। और E से E तो कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम 1240 अपॉन 332 माइनस 1.07। अब इसको तो सॉल्व कर ही सकते थे तुम। 332 को 1240 को डिवाइड करो 330 से, कितना आ रहा है? 3.7. 3.7। 7. 3 पॉइंट एक और बार कर लेते हैं ना, 3.73 माइनस 1.07 कितना आ रहा है अप्रोक्सीमेटली? ये 2.66। Third option. सी ऑप्शन है ना। तो ये समझ में आया सबको कि 1240 कब लेते हैं? समझ में आया? Yes, डायरेक्टली sir. 1240 वैल्यू लेनी है, नैनोमीटर में दे रखा है, लेनी है भाई, है ना। अगर नहीं लोगे तो दिक्कत होगी, नहीं लोगे तो फिर तुमको पूरा वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगा उसकी जगह, मतलब उसको नैनोमीटर को कन्वर्ट करो पूरा, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना भी भूल जाओगे मुझे जहां तक लग रहा है तुम लोग। तो बेटर यही है कि अगर नैनोमीटर में दे रखा है 1240 डायरेक्टली यूज करो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बात समझ में आ रही है? 1240, इसको मैं मिटाता हूँ भाई, ये क्या बन रहा है? एच सी इक्वल टू 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो हाँ या ना, यही होता है? यस सर। यही होता है। तभी तो तुम इसको ई से डिवाइड कर रहे थे, तो ये ई से ई कैंसिल होके केवल 1240 बच रहा था, 1240 अपॉन लैम्डा बच रहा था, मतलब बात समझ में आ रही है सबको ये वाली, Yes, sir. है ना। 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आप यूज कर सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे दूं, करोगे? यस सर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैलकुलेशन कुछ नहीं है इसमें, बस लॉजिक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाना, कहीं से देख के मत करना, और करना जरूर। 2 मिनट का क्वेश्चन है, लेकिन करके खुद ही करना है ना, कहीं से देखना मत। तो यार ये जो फोटोन्स वगैरह हम यूज कर रहे हैं, इसका मैं एक बार क्विक रिकैप दे देता हूँ, क्विक क्विक थ्योरी बता देता हूँ, है ना, क्योंकि वैसे तुम लोगों को पता है ये सब चीजें, बट फिर भी जस्ट टू ऐड सम नोट्स इन योर रिवीजन लेक्चर मैंने ये ऐड कर दिया है, ताकि आप लोग बिल्कुल ढूंढो नहीं इसको कहीं और, है ना। तो एनर्जी ऑफ फोटोन सबको पता है, एनर्जी रेडिएटेड फ्रॉम अ सोर्स दैट प्रोपोगेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, है ना, स्मॉल क्वांटा या स्मॉल बंडल ऑफ एनर्जी, यही बोलते हैं ना एनर्जी पैकेट्स, फोटोन को यही तो बोलते हैं। Yes, sir. And these are known as photons, energy packets. According to Planck, the energy of photon is directly proportional to the frequency of radiation. Planck ने बताया था हमें कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगी, है ना। और प्लैंक ने बताया था, तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्लैंक्स कांस्टेंट को यूज करेंगे, है ना। एच विल बी प्लैंक्स कांस्टेंट, राइट। यस सर। प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। एक मतलब कहानी की तरह सुन लो,
जो थ्योरी पार्ट है ना इसका ड्यूअल नेचर का, वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। ठीक है, वैसे तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है ये चीजें, आपने यूज करी है बकायदा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार थ्योरी में बता देता हूँ, तो कुछ चीज रह गई होगी तो देख लेना। तो इक्वल्स टू एच न्यू होता है, तो इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा भी हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, राइट। फ्रीक्वेंसी मतलब न्यू, न्यू को फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, है ना। तो न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा होता है, तो ये आपने लिख दिया। वैल्यू E इक्वल्स टू एच सी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एमस्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपको किसी में भी दे सकता है, ये एमस्ट्रॉन्ग में देगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, वैल्यू कहीं से भी कहीं तक जा सकती है। तो आपको कौन सी वैल्यू दी हुई है आपको याद रखनी है। अगर 1240 आप यूज कर रहे हो तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में यूज करो, ये बात याद रखनी। और इसमें कुछ नहीं करा है, एच की जगह एच की वैल्यू रखी, सी की जगह सी की वैल्यू रखी है, और दोनों को कैलकुलेट किया है बस। ये बात समझ में आ रही है। एच और यस सी, एच की वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है क्या। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है। यस 6.6 into 10 to the power minus 34. प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 34. 34 जूल जूल सेकेंड। पर हर्ट्ज या फिर जूल सेकंड, जूल पर हर्ट्ज या फिर जूल सेकंड्स, ठीक है, राइट। जूल यस सेकंड्स सर। या जूल पर हर्ट्ज। तो जूल सेकंड्स में अगर आप ये ले रहे हो और आप इसको क्या कर रहे हो, आप मल्टीप्लाई कर रहे हो स्पीड ऑफ लाइट से, विच इज इन मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो आपको यूनिट्स पहले तो देखनी है कि क्या हो बन रही है आपकी फाइनल, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके भी आप देख सकते हो। 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको सॉल्व करके जो एक शॉर्ट फॉर्म बनता है ना, वो हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। आगे चले भाई, Yes, sir. ठीक है। E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा एच न्यू, ये दोनों बेसिक फॉर्मूले जो आपको याद रखने। आगे चलते हैं, लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन। लीनियर मोमेंटम क्या होता है भाई, एनर्जी अपॉन सी, एच न्यू अपॉन सी, एच अपॉन लैम्डा, इसी को लीनियर मोमेंटम बोलेंगे क्या। Yes, sir. ओके। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, एनर्जी डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, या फिर एच अपॉन लैम्डा। दो फॉर्मूले बहुत काम आते हैं, एच न्यू अपॉन सी भी काम आ सकता है, सो याद रख लेना। इफेक्टिव मास ऑफ प्रोटॉन, सॉरी प्रोटॉन बोल रहा हूँ, फोटोन। इफेक्टिव मास ऑफ फोटोन क्या हो जाता है, ई अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि आपका आइंस्टीन का ही एक फॉर्मूला था इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, जो कि आप मास इफेक्ट में भी यूज करते थे, न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ते थे हम लोग। तो ई इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर से जो इफेक्टिव मास है फोटोन का, कौन सा मास होता है, ये रेस्ट मास होता है क्या। हाँ, रेस्ट मास होता है क्या। Yes, sir. अदरवाइज जब फोटोन मूव कर रहा होता है तब तो हम मास को डिफाइन ही नहीं कर पाते शायद, है ना। यस सर। फोटोन घूम रहा होता है, मूव कर रहा होता है, यस मूविंग होता है, तब तो हम डिफाइन ही नहीं कर पाते। तो हमने अज्यूम किया था कि भाई अगर रेस्ट पे है तो क्या मास होगा, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया इसका फॉर्मूला। सो इसी चीज से हमें पता चला मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के, एंड लैम्डा जिसका बड़ा होगा उसका मास कम हो सकता है। जैसे कि अगर रेड कलर की बात करें तो वो बड़ा होता है ना, वेवलेंथ उसका बड़ा होता है वॉयलेट से, ठीक है। सो मास ऑफ वॉयलेट इज ग्रेटर देन मास ऑफ रेड। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। Yes, sir. यस सर। इसके अलावा इंटेंसिटी की अगर बात करें तो वो होता है एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, ठीक है। एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, या फिर P अपॉन ए, यानी कि पावर पर यूनिट एरिया। पावर पर यूनिट एरिया को भी आप बोल सकते हो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। यूनिट तो आप निकाल ही लोगे फिर इसकी, पावर अपॉन एरिया की तो वॉट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। बाकी आगे इसके कन्वर्जन्स दे रखे हैं तुम लोगों के लिए, याद रखने के लिए मैंने बना रखा है। क्वेश्चन जो आता है ना वो एक इस पे भी आता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने हैं ये बता दो, एन की वैल्यू बता दो। तो एन की वैल्यू होती है पी अपॉन एच न्यू या फिर पी लैम्डा अपॉन एच सी। पी अपॉन एच न्यू आप याद रख सकते हो, इससे आप पी लैम्डा अपॉन एच सी भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। सो यू कैन फाइंड आउट स्मॉल एन, ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड, नॉट नंबर ऑफ फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड। इस पे क्वेश्चन आता है, फिर से बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये, डू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। इसमें कुछ समझने का है नहीं, याद रखने का है बस। फॉर्मूला यूज करोगे आपके क्वेश्चंस में तो अपने आप हो जाएंगे। प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन हम डिस्कस कर ही चुके हैं ऑलरेडी पहले, कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है, सारे फोटोन्स जो हैं वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पजेस करते हैं, है ना। जिनका मतलब पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है, दे पजेस द सेम एनर्जी इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि एनर्जी जो होती है
उसका कोई लेना देना नहीं है किससे, इंटेंसिटी से, इंटेंसिटी से। है ना। इंटेंसिटी का लेना देना किससे है, अभी तक तो समझ में आ गया होगा ये सब बातें, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड से, ठीक है, इससे लेना देना है इसका, एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। When light travels from one medium to another medium, then frequency is constant. अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, बिकॉज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी है, केवल सोर्स की, लाइट। है ना। जहां से लाइट आ रही है ना वो बताएगी फ्रीक्वेंसी, तुम नहीं बताओगे। किस पे डाल रहे हो, कौन से मेटल पे, कौन से मीडियम से पास करा रहे हो लाइट को, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां से फ्रीक्वेंसी आ रही है वो डिसाइड करेगा फ्रीक्वेंसी, केवल। बात समझ में आती है ना। लेकिन यस सर। वेलोसिटी और वेवलेंथ ये दोनों चेंज हो जाते हैं, वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है और वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है मीडियम के हिसाब से, ठीक है। सो वन लास्ट क्वेश्चन यू कैन डू इन होमवर्क, नॉट वन लास्ट क्वेश्चन, इसके अलावा मैटर वेव्स भी है, ये भी आप पढ़ लेना। ये तो मैंने आपको लास्ट टाइम भी नहीं पढ़ाया था क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट ठीक है मैंने आपके लिए ऐड कर दिए हैं एज नोट्स, तो इसको आप एक बार रिवाइज कर लेना। एक बार मैं अगली क्लास में इसको ले भी लूंगा, है ना, अगली क्लास में मैं इसको कंटिन्यू भी कर लूंगा, ठीक है। यहाँ से मतलब एक बार पढ़ा दूंगा आपको। वैसे तो ऑलरेडी जानते हो आप इसके बारे में कि जो आपका पार्टिकल है या जो आपकी लाइट है वो पार्टिकल और वेव दोनों की तरह एक्ट करता है। तो अभी तक जो हम पढ़ रहे थे सारी चीजें वो पार्टिकल के लिए पढ़ रहे थे। अगर हम इसको वेव कंसिडर करें तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बराबर उसकी वेवलेंथ होती है, जो कि h/p के बराबर होती है। पढ़ा हुआ ना ये भी हमने, ठीक है। तो इसको अगली क्लास से हम कंटिन्यू कर लेंगे। किसी को कुछ पूछना है, एनी डाउट्स बच्चों? नो नो सर। सर। क्या बात हो गई, इतने चुप चुप क्यों हो? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्लास छोड़ के कोई नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुन लो। नेक्स्ट क्लास में पहली बात तो हम मॉडर्न को खत्म करने का ट्राई करेंगे, हो जाएगा मोस्टली। नेक्स्ट क्लास मतलब जब भी होगी, अगर पेपर डिस्कशन नहीं किया मंडे को तो फिर मॉडर्न पढ़ेंगे उस दिन, ठीक है, इसको ओवर कर देंगे। तो इसकी क्वेश्चंस कर लेना। सेकेंडली, कल आपका जो पेपर है उसकी बात करते हैं। कल बोर्ड्स के पेपर हैं, आपके बोर्ड के ऊपर बेस्ड पेपर है संडे को, ठीक है। तो करना क्या है, पेपर देना है सबसे पहले। तो कल वाला पेपर देना है तुम्हारे बोर्ड्स के लिए, वो पेपर इग्नोर मत करना उसको। पेपर जब दोगे तो क्या करोगे, पीडीएफ जब जनरेट करोगे ना अपने आंसर की वो शेयर करनी है आपको, पता है ना ये बात। यस सर, अपलोड वो करनी है। शेयर, तो उसका उसमें नेम और रोल नंबर डाल देना अपना। खुशबू मैम ने बताई थी ये बात, सर हिमांशु यस सर ने बताया। सर। हिमांशु सर ने बताई, ठीक है। चलो पता है ना तुम्हें बस ये, यस ठीक है। सर। हाँ तो पेपर देना और शेयर करना नेम और रोल नंबर के साथ पीडीएफ अपनी, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं पेपर के बाद, पढ़ो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर। सर हाँ जी।